तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही मजेदार किस्म का सा टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वो टॉपिक क्या था बेसिकली, मजेदार क्यों कह रहा हूँ, उसे क्या मजा है उसके अंदर। हम लोगों ने वेक्टर्स को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पिछले कई दिनों से हम लोग वेक्टर्स को देख रहे हैं, तो मैंने कहा था वेक्टर्स को, रिजल्टेंट वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए या वेक्टर्स को मैथमेटिकली डील करने के लिए एक तरीकेकार होता है, हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो रेजोल्यूशन को समझा था, रेजोल्यूशन क्या होता है उसको जल्दी से मैं एक रिकैप दे दूं। रेजोल्यूशन ये था कि मैंने कहा था कि कोई भी एक ऐसा वेक्टर जो कि इन बिटवीन द टू एक्सेस, इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सेस, मेकिंग पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम एक्स या फिर वाई एक्सेस, ऐसा कोई वेक्टर आपके पास मौजूद हो, तो उसकी एक सर्टेन प्रोजेक्शन रहती है, उसका एक इक्विवेलेंट वेक्टर बनता है अलोंग द वाई एक्सिस ओनली एंड अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। तो वो जो उसके इफेक्टिव वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस, इफेक्टिव वेक्टर ऑन द वाई एक्सिस, जिन दोनों का वो खुद रिजल्टेंट होता है, उनको आप कहते हैं कंपोनेंट्स। उनको एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स का नाम भी दिया जाता है, उनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का नाम भी दिया जाता है, उनको साइन कोसाइन कंपोनेंट्स का नाम भी दिया जाता है। साइन कोसाइन कंपोनेंट्स का नाम क्यों दिया गया था, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू देखा था। देखें, मैंने कहा था कि जो कंपोनेंट्स बनेंगे लाजमी तौर पे एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आपके पास क्या कहते हैं, सॉरी, लाजमी तौर पे परपेंडिकुलर होंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने कहा था इन तीनों के मैग्नीट्यूड्स का आपस में जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलेगा। एंड अगर मुझे एफ आई या एफ एक्स की वैल्यू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज ऑफ द रिजल्टेंट फॉर दैट रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज एनी वेक्टर, मैंने एफ मेरी एग्जांपल में है, विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थे आपके पास? आपके पास है एक्स या फिर वाई कॉम्पोनेंट। अगर आप देख रहे हैं तो आपने ये देखना होगा कि बेस कौन सा है इन दोनों में से, परपेंडिकुलर कौन सा है इन दोनों में से। वो हमने देखा था एंगल के रिस्पेक्ट से। तो मैंने कहा था लाजमी तौर पे बात याद रखनी है कि एंगल के एडजेसेंट, एंगल के साथ वाला जो कॉम्पोनेंट होता है दैट इज द बेस। फॉर एग्जांपल यदि एंगल वाज थीटा तो बेस एफ एक्स था, और परपेंडिकुलर जो था वो आपके पास एफ वाई था। लेकिन अगर मैं एंगल चेंज कर देता हूं, मैं कहता है एंगल ये नहीं, मैं थीटा एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, सॉरी फाई कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से फाई के सामने वाला जो एंगल साइड है दैट इज एफ एक्स, तो एफ एक्स हो जाता था मेरे पास परपेंडिकुलर, एफ आई हो जाता था बेस। थीटा के रिस्पेक्ट से ही एक दफा रिकॉल कर लेते हैं, मैंने कहा था अगर मुझे एफ एक्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग क्या कर रहे थे उसके अंदर, हम लोगों ने कहा था कि कोसाइन का रिलेशन लगाएंगे क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करना है। तो कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ। एफ एक्स को सब्जेक्ट बनाना था हमने, तो एफ कॉस थीटा हो गया, सिमिलरली ये एफ साइन थीटा हो गया था। एंड थीटा के अगर एंगल चेंज किया था तो वो एफ साइन फाइ, एफ एक्स हो गया था, और एफ आई हो गया था हमारे पास एफ कॉस फाइ। ठीक है। हम लोगों ने उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखे थे, वो आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व किए थे। ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर कॉम्पोनेंट्स निकालने हो तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू द एंगल देखे होते हैं। अब आज जो हम देखने जा रहे हैं ना वो ये कि इसको हमने कहा था फाइनली हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं। हमने एक इक्विवेलेंट वेक्टर निकालना है दो तीन चार वेक्टर्स का, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने में वो एक्चुअली किस तरह काम आ रहा है, हम एक्चुअली क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। अ, एक सेकेंड। चलिए, तो मैंने कहा था एक्चुअली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, किस तरह हम निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे आप आज देख रहे हैं फाइंडिंग रिजल्टेंट वेक्टर थ्रू रेजोल्यूशंस। ठीक है। तो हेडिंग ले लेंगे और मेरे साथ साथ चीजों को ड्रॉ करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहला वर्किंग मैं करके दे रहा हूँ, उसके बाद से आप देखेंगे हम किस तरह कर रहे हैं। तो आज का हमारा टारगेट है फाइंडिंग रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंडिंग रिजल्टेंट वेक्टर थ्रू रेजोल्यूशन। वेक्टर ट्राइंगल्स के थ्रू हम देख चुके हुए हैं, अब हम देख रहे हैं रिजॉल्व करके।
अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, किसी भी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे थे। मैंने कहा कि वन ऑफ द वेक्टर was a force vector of, let's say, 10 newtons along the x-axis। एक्स एक्सिस के along ही एक्ट कर रहा था। और एक सेकंड वेक्टर था हमारे पास। उस सेकंड वेक्टर को मैं इसके साथ ही बनाता हूं। मैंने कहा एक सेकंड वेक्टर था हमारे पास, वो भी कुछ मैग्नीट्यूड रखता था 10 न्यूटन्स का। ठीक है, लेकिन इट वाज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। अब हमसे डिमांड ये किया गया कि इन दोनों वेक्टर्स का जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे थे, इन दोनों का जो है वो आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेना है। ठीक है। अच्छा, अब रिजल्टेंट वेक्टर आप किस तरह निकाल रहे हैं? अच्छा, इसमें स्क्रीन स्टक समवेयर। गिव मी अ मिनट, मैं जरा इसको रिफ्रेश कर लूं। मुझे एक सेकंड दीजिएगा आप। चलें जी, तो हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने हमसे कहा गया कि जनाब दोनों ही 10 न्यूटन्स के थे। एक अलोंग दी एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा था, एक 10 न्यूटन्स का था, लेकिन एक्सिस से 30 डिग्रीज का एंगल बनाया हुआ था हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। अब मुझे निकालना है इनका रिजल्टेंट। अब देखो रिजल्टेंट किस तरह निकलेगा, मुझे रिजॉल्व करना है इन वेक्टर्स को। सबसे पहली चीज कि रिजॉल्व कौन सा वेक्टर होगा जो अलोंग द एक्सिस है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो। डेफिनेटली आप उसको तो रिजॉल्व नहीं करने वाले, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 10 न्यूटन वाला फोर्स है, ये रिजॉल्व नहीं होगा, रिजॉल्व होगा ये वाला। अब ये रिजॉल्व होगा अपने दो कॉम्पोनेंट्स के अंदर। तो कॉम्पोनेंट्स क्या है? कॉम्पोनेंट्स इसके बन जाएंगे, एक बनेगा अलोंग दी वर्टिकल एक्सिस, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और एक बनेगा अलोंग दी एक्स एक्सिस जो कि अलोंग इसका एक्स कंपोनेंट होगा। अच्छा, ये जो एक्स कंपोनेंट मैंने बनाया है बेटा, ऑब्वियस ही बात है, इसको पिछली क्लास में भी बताया था मैंने कि इस कंपोनेंट को मैं यहां भी बना सकता था। मैंने यहां बनाना इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि देखो थोड़ी सी घिचपिच हो जाती है कि एक के ऊपर एक है, वो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू हो जाता। इसलिए आई प्रेफर्ड कि मैं इस दफा इसको यहां बना दूं। वेक्टर को आप कहीं और बना रहे हैं, या स्पेसिफिकली मैं फोर्स वेक्टर की बात करूं, आप कहीं और बना रहे हैं, इट डजेंट मीन इसका पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर लग रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास इनके जरा हम इनके इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो 10 न्यूटन का हम लोगों ने रिजॉल्व किया है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्या आपको लगता है दैट वुड बी 10 cos 30? ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन हो गया सर ये स्टिल कॉस कैसे, क्योंकि देखो अगर वो एंगल 30 था तो ये भी 30 ही है। तो अगर आप एडजस्टेड एंगल के हिसाब से भी देखो तभी कॉस कॉम्पोनेंट है। ठीक है। और ये जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो जाएगा, दिस वुड बी 10 sin 30। ठीक है ना। अब मैं पूछूंगा हाउ मेनी वेक्टर्स डू यू हैव राइट नाउ। पहले थे आपके पास दो वेक्टर्स, आपने अब उसमें से एक वेक्टर को रिजॉल्व किया। ना टोटल आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, एक ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसकी अब अहमियत नहीं रही क्योंकि आप इसको ऑलरेडी इसके दो इक्विवेलेंट वेक्टर्स लेकर आ चुके हो। तो देखो बात ये कि या तो इन दोनों को इस्तेमाल करूंगा या इसका इक्विवेलेंट इस्तेमाल करूंगा। तो जब आपने ब्रेक कर दिया तो आप अब इसको काउंट नहीं कर रहे, यू हैव थ्री वेक्टर्स, एक दो तीन। अब ये जो तीन वेक्टर्स हैं, ये तीनों वेक्टर्स या जितने भी वेक्टर्स बनेंगे, अगर इनको गौर से देखो तो ये लाजमी तौर पे अलोंग दी एक्स एंड वाई एक्सिस ही रहेंगे क्योंकि कंपोनेंट्स में ब्रेक हो चुके हैं। अलोंग दी एक्स एंड वाई एक्सिस अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये सॉल्व होंगे बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने पैरेलल वेक्टर्स को सॉल्व किया था। एक्स और वाई दोनों के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स को सेपरेटली एंड वाई को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला काम हम क्या कर रहे हैं,
सॉल्विंग रिजल्टेंट एट एक्स। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब एक्स डायरेक्शन में आपके पास कौन कौन सी फोर्सेज है वो कौन से देखना है, कौन कौन से वेक्टर एक्ट कर रहा है आपने वो देखना है। देखिए एक तो वेक्टर आपके पास जनाब ये वाला हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा है। दूसरा ये एक्स एक्सिस पे एक्ट कर रहा है और दोनों की ही डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो अगर मैं रिजल्टेंट पर सॉल्व करूं एक्स डायरेक्शन ओनली, तो मैंने कहा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट या रिजल्टेंट एट एक्स डायरेक्शन वुड बी 10 प्लस 10 कॉस 30। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। इसकी वैल्यू आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हाथ के हाथ सॉल्व कर देंगे। बेटा 10 cos 30, 10 cos 30 की वैल्यू है 8.66 प्लस 10 तो वो हो जाएगा 18.6, 18.7 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट वैल्यूज एक्स डायरेक्शन के अंदर 18.7 है। अच्छा, अब अगर मैं वाई डायरेक्शन को सॉल्व करूं तो देखो वाई डायरेक्शन में आपके पास सिर्फ एक ही फोर्स ऐसी है, एक ही वेक्टर ऐसा है जो वाई डायरेक्शन में आपके पास एक्ट कर रहा है, वो आपके पास ये वाला कॉम्पोनेंट है 10 sin 30। तो वाई में मैं सिर्फ और सिर्फ 10 sin 30 लिख दूंगा। 10 sin 30, sin 30 इज 0.5 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 न्यूटन। तो देखो आपके पास रिजल्टेंट के एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स आ चुके हैं। तो यहां पर इस बात को हम लिख भी लेंगे आर एक्स एंड आर वाई। यहां लिख देता हूं आर एक्स एंड आर वाई। ये जो हमने निकाला है ये एक्चुअली क्या है, 10 ऐड क्यों किया देखो। मैं एक्स एक्सिस की फोर्सेस ले रहा था ना, तो एक्स एक्सिस पे एक ये एक्ट कर रहा है और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो टोटल फोर्सेस है वो तो ये दो हो गई है ना। अच्छा, जिया पहले बताइएगा आपका, आपको समझ में आ गया मैंने क्यों ऐड किया। हाँ, अच्छा अच्छा, अब ताबिंदा आप मुझे बताइएगा आप फोर्थ वेक्टर किसको कह रही हैं, आप इसको कह रही हैं या इस वाले को कह रही हैं, ये जो 10 न्यूटन का, मैं इसको नाम दे देता हूँ वेक्टर ए बी सी एंड डी। अब आप लोग को रेफर करना आसान हो जाएगा। आप एग्जैक्टली exactly किस वेक्टर की बात कर रहे हैं, बी की। अच्छा देखो बी जो है वो आपके पास एक वेक्टर था जो कि अलोंग वाई, मतलब इन बिटवीन वाई एंड एक्स था। इसको हमने रिजोल्व करना था। हम रिजोल्व कब करते थे, जब हम वेक्टर जो हो वो हमारे पास एट एन एंगल हो, हम उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स अलग अलग निकाल रहे हैं। अब मैंने एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स अलग इसलिए निकाले थे ताकि मैं तमाम फोर्सेस जो एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं उनको सेपरेटली सॉल्व करूंगा और तमाम फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं उनको अलग सॉल्व करूंगा। जबकि मैं इसको रिजोल्व कर ही चुका हूं तो मुझे अब इस वेक्टर की जरूरत नहीं है। इसके इक्वलेंट में इन दो वेक्टर्स को कंसीडर कर रहा हूँ एक्स एंड वाई अलग अलग। इसलिए मैंने इसको अब कंसीडर अपनी कैलकुलेशन के अंदर नहीं किया। मैं सिर्फ वो वेक्टर्स ले रहा हूँ जो कि अलोंग दी एक्स एंड वाई एक्सिस है। भाई बस समझ में। तो अब आप ये सोचिए सर क्या इसका इफेक्ट नहीं, नहीं ये जो आपने 10 cos थीटा एंड 10 sin थीटा लिया है ये एक्चुअली इसी के तो इफेक्ट आप कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये जो 10 sin 30 है वो इसी का ही तो कॉम्पोनेंट है। तो वही चीज यहाँ पर आपके पास आई हुई है, वही चीज हमने वाई एक्सिस पे ली। ये वाला जो वेक्टर है ये तो था ही टोटली एक्स एक्सिस के अलावा, तो इसका तो वाई कॉम्पोनेंट वैसे ही जीरो है तो वो कंसीडर नहीं होगा आपके पास। आई बात समझ में। तो अब मैं बता दें कि जो आर एक्स और आर वाई हमने निकाला है ये क्या चीजें हैं। आर एक्स एंड आर वाई आर components of components of resultant vector। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जो भी बन रहा था ना हमारे पास ये उसका कंपोनेंट होगा। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। फाइनली रिजल्टेंट को अगर मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड,
तो मैग्नीट्यूड के लिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रिकॉल किया था कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिलेट करेगा पाइथागोरस थ्योरम से, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर द रूट। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा, आर एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी 18.7 स्क्वायर्ड, आर वाई की वैल्यू आपने निकाली थी 5 स्क्वायर्ड। बेटा पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करो और यहाँ पे आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड साथ साथ सॉल्व करेंगे मेरे, ठीक है। आपने अंडर रूट लगाया, ब्रैकेट में लिखा 18.7, इस पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगाया, प्लस ब्रैकेट ओपन किया 5 ब्रैकेट क्लोज किया स्क्वायर लगाया। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड मेरे पास आ रहा है दैट इज 19.4 न्यूटन, ठीक है। तो मतलब ये जो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट था दैट वाज 19.4, ये हो गया मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अब एक अहम चीज रह जाती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो अब इसकी डायरेक्शन पे बात करते हैं। याद होगा आपको कि मैंने कहा था डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली टेन थीटा, ठीक है ना। अब टेन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और मैंने इसको कहा था कि हम सादा लफ्जों में इसको लिखते हैं पॉजिटिव वाई ओवर पॉजिटिव एक्स। तो मुझे अगर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं करूंगा टेन इनवर्स, वाई की वैल्यू थी 18.7 और एक्स की वैल्यू मेरे पास थी, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, मेरे पास एक्स की वैल्यू है 18.7 एंड वाई की वैल्यूज है 5, ठीक है। अच्छा, वाई ओवर एक्स करना क्यों जरूरी है? वाई ओवर एक्स करना यूं जरूरी है कि हम इस बात को श्योरिटी दिला रहे हैं कि वाई को हम एज अ परपेंडिकुलर रख रहे हैं, एक्स को हम एज अ बेस रख रहे हैं। तो ये इस बात का हमारे लिए एक प्रूफ होगा कि जो एंगल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये फ्रॉम हॉरिजॉन्टल होगा। क्यों बेटा? एंगल कहाँ होता है आपके पास? बेस के साथ होता है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बेस रख दिया तो मतलब एंगल जो बन रहा है आपके पास वो हॉरिजॉन्टल से बन रहा है। इस वजह से अगर आप एक्स ओवर वाई कर दोगे गलत नहीं आएगा, बस वो एंगल वर्टिकल से आ जाएगा आपके पास। अगर 30 आना था तो 60 आएगा। आई बस समझ में? तो आपने क्या किया, आपने एंगल निकाल रहे, आपने टेन इनवर्स शिफ्ट दबा के 10 को दबाते हो, टेन इनवर्स हो जाता है आपके पास, ठीक है। 5/18.7 ब्रैकेट्स को क्लोज किया मैंने, एंगल आ रहा है मेरे पास 14.969, मैं इसको 15.0 कर रहा हूं, तो मेरे पास एंगल आ गया 15.0 डिग्रीज, ठीक है। तो ये एंगल हो गया। अब सोचने वाली बात ये है कि सर ये एंगल जो है वो एक्चुअली किस जगह पर है, मतलब वो 14.7 एक्स एक्सिस पे किस पोजीशन पे बन रहा है। तो इसके लिए एक रफ, जो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल मतलब रफ नहीं है, एक मेंटल वो होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग। आपने कहीं रफली साइड में अंडरस्टैंड इस बात को, इस चीज को लिखना है। देखिए आपने जो कॉम्पोनेंट्स बनाए ना, उसमें एक्स कॉम्पोनेंट आपने बनाया 18.7, वो पॉजिटिव में था। तो देखिए पॉजिटिव में होने का मतलब ये कि वो एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरह बनेगा आपके पास, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करोगे क्या कहते हैं वाई कंपोनेंट की, तो वाई कंपोनेंट भी आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में था, जो कि ये बना हुआ 5 का ये था। अब रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन थी फॉलोइंग द पाइथागोरस, वो हेड टू टेल मेथड, वो क्या था? फर्स्ट की टेल लास्ट का हेड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 15 का आपने एंगल यहाँ पे निकाला था ना मेरे पास, ये बेसिकली आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है। तो अगर मैं ये जो मैंने बना रखा हुआ है डायग्राम, इसी के अंदर थोड़ी सी घिचपिच क्रिएट करके मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाऊं, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली 15 के एंगल पे विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 19.4 एक्ट कर रहे हैं। तो एंगल हो गया ये वाला 15, एंगल हो गया आपके पास ये 15 डिग्रीज, और जो मैग्नीट्यूड हो गया वो 19.7 न्यूटन हो गया। अब आप ये सोच रहे होगे, सो दिस इज हाउ बेसिकली हम किसी भी वेक्टर्स में, मल्टीपल वेक्टर्स में रेजोल्यूशन का मेथड फॉलो करके हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं।
हो सकता है कि आपके जहन में ख्याल आ रहा हो कि सर बड़ा ख्वारी वाली चीज है, कॉम्प्लेक्स में तोड़ो फिर अलग अलग सॉल्व करो उसके बाद दोबारा जोड़ो उसका रिजल्टेंट निकालो फिर एंगल भी निकालो। तो ये हम एटोडिल से कर लेते, साइन साइन रूल को साइन रूल लगा लेते सर, काफी बेहतर हो जाता, बिल्कुल होता। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त तक बेहतर है जब तक कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं। वॉट इफ आपके पास दो से ज्यादा, तीन चार पांच वेक्टर्स आ जाते हैं, तो वहां पे दिक्कत बढ़ जाती है, वहां पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। मैं एक और एग्जांपल सॉल्व करूंगा, मुझे बताइएगा यहां तक कोई सवाल आपके जहन में, कोई अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पूछिएगा, उसके बाद फिर हम आगे एक और सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑल क्लियर। चलिए जी। तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। हम कोशिश करेंगे इस दफा हम तीन वेक्टर्स कम से कम लें ताकि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आए कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एक्चुअली एक थोड़ा सा आसान मेथड है और देखा जाए तो प्रिसाइज भी काफी है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, अगर आपने सही तरीके से रिजॉल्व कर रखा हुआ है, तो आपका आंसर जो है वो बहुत प्रिसाइज आने वाला है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि सबसे पहले मैं रेफरेंस के लिए अपने पास एक्सेस बना रहा हूँ। मैंने रेफरेंस एक्सेस इसको बना दिया। ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर्स देखते जाइएगा क्या क्या वेक्टर्स बन रहे हैं। मैंने कहा एक वेक्टर है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड है मेरे पास 100 न्यूटन। अगेन फोर्स वेक्टर से एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक वेक्टर था मेरे पास जो कि कुछ इस डायरेक्शन में एक कर रहा था। ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड मैंने कहा इट्स 35 न्यूटन और इट्स एट एन एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज का एक एंगल बना हुआ था। ठीक है। थर्ड एक और वेक्टर था हमारे पास यहाँ पे और उसको मैंने कहा कि वो कुछ इधर एक कर रहा है। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड इस वक्त, एंगल पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ। एंगल जो है मैंने कहा 70 डिग्रीज का एंगल है। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड इज 80 न्यूटन। अच्छा, अब इस डायग्राम को आप देख रहे होगे तो आप ये बोलोगे बड़ी यूनिक सी डायग्राम है सर, ऐसी डायग्राम हमने नहीं देखी, या तो हेड टू टेल देखा था, ये क्या सिलसिला है, ये किस तरह जोड़ा हुआ है। ये फ्री वेक्टर डायग्राम कहलाती है। फ्री वेक्टर डायग्राम क्या होती है, जब जहां पर आप तमाम वेक्टर्स को टेल से जोड़े होते हैं। यहाँ पे हम हेड टू टेल से नहीं जोड़े, यहाँ पे तमाम वेक्टर्स की आप देखो टेल जोड़ रखा हुआ है। हो सकता है कि मतलब ये जो वेक्टर्स मैंने बनाए हैं, अगर इसको ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट था, इसका ये हो सकता है कि एक वेट होगा जो इस ट्रैक कर रहा होगा, एक आगे की तरफ पुलिंग फोर्स होगी जो इस ट्रैक कर रही होगी, और हो सकता है कि इस तरह की फोर्स लगी हुई होगी। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हो सकता है रफली। बेसिकली जब हम कोशिश करते हैं, जब हम रिजॉल्व कर रहे हो, तो हम तमाम वेक्टर्स की टेल को एक ओरिजिन के ऊपर लेकर के आ जाएं ताकि हम एक्सेस के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करें। तो जब तमाम वेक्टर्स की टेल को एक पॉइंट पे जोड़ करके इस टाइप का एक वेब बना दिया जाता है, तो उसे आप बोलते हो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री वेक्टर डायग्राम कहते हैं। मुझे इसको रिजॉल्व करना है, मतलब मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। सबसे पहला काम आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या करना है, मुझे इसको करना है रिजॉल्व। रिजॉल्व कौन कौन सा वेक्टर होगा, अब आप मुझे सिर्फ ये बता दो कौन सा वेक्टर है जो रिजॉल्व नहीं होगा, ताकि मैं उन दो पे काम शुरू कर दूं जिनको रिजॉल्व करना है। तो मुझे बताइएगा किस वेक्टर को रिजॉल्व नहीं करना चाहिए मुझे इस वक्त यहाँ पे, या कौन सा ऐसा वेक्टर है जो रिजॉल्व नहीं होता, नहीं होगा इस केस में। जरा गौर से अपनी डायग्राम को देखिए। मुझे रिजॉल्व करना है तो कौन सा वेक्टर है जिसको रिजॉल्व नहीं करते, यहाँ पे नहीं करेंगे। 100 वाला, डेफिनेटली 100 वाला। क्यों, देखो रिजॉल्व किसको करते हो, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स किसके निकालोगे, जो एक्स और वाई पे नहीं है उसी के तो कॉम्पोनेंट्स निकालोगे। 100 न्यूटन का तो आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। रिजॉल्व करने 80 वाला और 35 वाला। ठीक है। तो अब जल्दी से कॉम्पोनेंट बना रहे हैं, मैंने कहा इन दोनों के कॉम्पोनेंट्स बनेंगे। अब देखो यहाँ पे घिचपिच का वो नहीं है सिलसिला, तो मैं एक्स जो कॉम्पोनेंट्स बना रहा हूँ वो इधर ही इनके एक्सिस के साथ बना रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसके हो गए। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इसके हो गए। ठीक है।
डायरेक्शंस देख लेते हैं। देखो वेक्टर आपके पास ये यहां से यहां जा रहा था ना, तो एक्स में इधर आया है, वाई में ऊपर गया है। तो डायरेक्शंस आपके पास क्या हो गई, इसका वाई पॉजिटिव में है, एक्स इसका नेगेटिव में है, 80 न्यूटन वाले का। अब 35 वाले का एक्स पॉजिटिव में है, वाई भी पॉजिटिव में है। कैसे पता चल रहा है, वर्टिकल एक्सिस ऊपर जा रहा है, वर्टिकल एक्सिस ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल एक्सिस राइट पे जा रहा है पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेफ्ट पे जा रहा है नेगेटिव, वर्टिकल एक्सिस डाउनवर्ड जा रहा है नेगेटिव। वो याद रखना डायरेक्शन प्लस माइनस वाली, ठीक है। अब आपके पास वेक्टर्स हो गए हैं, पहले इसकी इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। मैं 35 न्यूटन वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ। 35 न्यूटन वाला जो वेक्टर है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 35 कॉस 30 होगा। कॉस 30 क्यों है, इसलिए नहीं कि हॉरिजॉन्टल है, कॉस 30 इसलिए कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है आपके पास, ठीक है। 30 वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 35 एंगल के सामने वाला कंपोनेंट साइन 30 हो जाएगा। 80 न्यूटन को अगर रिजॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा 80, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो 80 cos 70, ठीक है। और आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट वुड बी 80 sin 70। अब मुझे बताना बच्चों कितने वेक्टर्स हैं अब आपके पास। अब सॉल्व करने से पहले कितने वेक्टर्स को ट्रीट कर रहा हूं मैं अब यहाँ पे, हाउ मेनी वेक्टर्स डू आई हैव टू ट्रीट, जल्दी बताओ। देखो, एक, दो, 1 2 3 4, ये भी तो है 5। देखो इन दोनों को इसलिए ट्रीट नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके इक्वलेंट वेक्टर्स हम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ी रिजॉल्व किया था, ये तो एज इट इज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो 5। तो टोटली आपके पास 5 वेक्टर्स है जिनको आप ट्रीट कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये ध्यान में रखना, उन तमाम वेक्टर्स को ट्रीट कर रहे हैं जो अलोंग दी एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं x को अलग सॉल्व कर रहा हूँ, y को अलग सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं रिजल्टेंट एट x पहले निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा रिजल्टेंट वेक्टर एट x, x के कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो x डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। एक x पे ये है 35 cos 30 वाला जो x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दूसरा ये है 80 cos 70 वाला। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक यूनिक चीज है, तो वो गौर से देखना क्या है। यूनिक बात ये है कि वन ऑफ द वेक्टर इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब आप उसको किस तरह लिखोगे, मैं पहली दफा में स्टेप थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, मैंने कहा 35 cos 30। मेन मोटिव तो सबको ऐड करने का था, तो सारे वेक्टर्स को मैं ऐड ही कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी तो मैंने इसको -80 लिख दिया, cos 70। माइनस साइन क्यों मैंने लिखा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मौजूद है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया यहाँ पे। अब ये हर दफा ब्रैकेट में प्लस माइनस नहीं करना, डायरेक्टली माइनस कर देना, ठीक है। यहां से आप मेरे साथ साथ वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए और वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा आंसर सेम आना चाहिए। मैंने लगाया ब्रैकेट 35 कॉस प्रेस करके 30 ब्रैकेट क्लोज करो, -80 कॉस 70 ब्रैकेट क्लोज। बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है 2.94, ठीक है ना। तो मैं इसको 2.9 लिख रहा हूं न्यूटन्स। आपके पास भी सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं वर्टिकल एक्सिस को सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर मैं रिजल्टेंट एट वाई कॉम्पोनेंट्स निकालूंगा, तो अब गौर से देखना वाई में तुम्हारे पास कॉम्पोनेंट कौन कौन से ऐड कर रहे हैं, ब्लू से हाईलाइट करूंगा। 35 साइन 30 ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, 80 साइन 70 ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, 100 न्यूटन ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब सॉल्व किस तरह कर रहे हो, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया जनाब यहाँ पे एक ब्रैकेट, और मैंने कहा मैं पहले अपवर्ड वाले लिख रहा हूं, 35 साइन 30 प्लस 80 साइन 70, ये वो थे जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे, ठीक है। और
दे आर अपोज्ड बाय 100 न्यूटन दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो डेफिनेटली अब दोबारा वही वाली बात है, प्लस माइनस 100 करता, मैं डायरेक्टली माइनस 100 कर दिया, माइनस साइन क्यों लगाई, क्योंकि वो डायग्राम में दिखा रहा है कि जनाब वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। कैलकुलेटर उठाओ और साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे जब लॉन्ग कैलकुलेशंस आए तो कोशिश किया करो कैलकुलेटर को भरपूर इस्तेमाल करो, आपके कैलकुलेटर्स में ब्रैकेट्स की सहूलत मैसर है, उन ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया करो। तो 35 sin 30 हो गया, 80 sin 70 हो गया, ठीक है, एंड -100। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है -7.3। चलिए जी, वेरी गुड। -7.32 आ रहा है, मैंने इसको -7.3 लिख दिया है, ठीक है। तो -7.3 न्यूटन्स। अब इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउन नेगेटिव में आ रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है पॉजिटिव में आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा। मुझे कैसे पता चला कि मेरे रिजल्टेंट का वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव में आ रहा था। पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लो जल्दी से। बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से होगा। अब मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके दोगे। 2.9 मतलब मैंने कहा एक्स का स्क्वायर प्लस -7.3, ना भी लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि स्क्वायर है, खत्म हो जाएगा। तो जरा मुझे मैग्नीट्यूड बताइए क्या आ रहा है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। अंडर रूट किया है आपने। 7.85 मतलब 7.9 लिख दिया जाए ना इसको। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी जरा निकाल लें जल्दी से आप लोग। रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस तरह निकालोगे? डायरेक्शन आप निकाल रहे थे एंगल को इस्तेमाल करते हुए। आप क्या करते थे, आपको याद होगा, आप थीटा लगाते थे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जरा बढ़ती हूँ मैं, चलो अलग से इसको बाकायदा इसको यहाँ देख लेते हैं। मैंने कहा मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन का जो मेथड हम लोगों ने देखा था, हमने कहा था टेन इनवर्स कर दिया करेंगे और लिखा करेंगे +y +x। ये बात शायद अब यहां समझ में आएगी कि देखो +y या +x प्लस मेंशन करने का मतलब ये कि अगर वैल्यूज नेगेटिव में आ रही है, जैसे y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव में आ रही थी ना, मैंने इसको प्लस करके लिखना है। x की वैल्यू पॉजिटिव थी तो एज इट इज लिख दिया 2.9, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू बताओ जल्दी से, जल्दी से एंगल की वैल्यू बताओ। आपने कहा होगा टेन इनवर्स। मैं आपका आंसर चेक करूंगा, मैं सिर्फ अपने लिए निकाल रहा हूँ दिल की तसल्ली के लिए। एंगल बताइए। 68.3 परफेक्ट हो गया। 68.3 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये रही। कहाँ है ये डायरेक्शन, कैसे पता चल रहा है? मैंने क्या कहा था, रफली अपने पास कहीं ड्रॉ करना है जल्दी जल्दी से। तुम्हारा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस +2.9, ठीक है, ये बन गया +2.9। पॉजिटिव एक्स यही बनेगा ना। फिर तुम्हारा जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव में 7 समथिंग, तो हेड टू टेल -7 पॉइंट समथिंग, इस तरह करके बन गया तुम्हारे पास ये। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा तुम्हारे पास, वो फर्स्ट की टेल लास्ट का हेड यहाँ तुमने बनाया। अब तुमने बेस किसको रखा था? तुमने बेस रखा था एक्स को, तो एंगल जो है वो आपने एक्चुअली ये वाला निकाला, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो वेयर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे वो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ बन रहा है? ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास 68.3 समवेयर ओवर हेयर एंड विद मैग्नीट्यूड ऑफ 7.9। तो 7.9 तो बहुत छोटा मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ कहीं पर। एंगल कहाँ था? एंगल ये था।
ठीक है, 68.3, राइट। बेटा इस चीज का इंतखाब, वैसे तो इस टाइप के बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन कम आ रहे हैं जहां पे वो आपको इतना चैलेंज देगा जी एंगल कहाँ बना था, यूजली बड़े सिंपल सी चीज आती है, लेकिन क्योंकि आपने बेस एक्स रखा हुआ था ना, तो इस वजह से जो आपके पास ये वैल्यू थी एंगल की, एक्स एक्सिस से बनी है, एंड नेगेटिव नेगेटिव वाई में क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारे पास वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। तो आई होप काफी हद तक पॉइंट जो है वो आपको क्लियर अप हुआ होगा। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे हम, ठीक है ना, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि टोटली आप लोग सॉल्व करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सॉल्व टोटली आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ प्रैक्टिस के बाद इसकी कुछ बेहतरीन मजेदार किस्म के से केसेस हम लोगों ने वो देखने हैं। चलिए जी, तीन वेक्टर्स हैं और मैं कह रहा हूँ ये फोर्स वेक्टर्स ही हैं आपके पास, ठीक है। ये 50 न्यूटन का एक फोर्स है अलोंग द एक्स एक्सिस। ये आपके पास 30 न्यूटन का एक फोर्स है, ठीक है। और इसका जो एंगल है, एंगल आपका, आपके पास ये 80 डिग्रीज का एंगल है इसमें, ठीक है। और दूसरा जो है ये आपके पास 40 डिग्री का, 40 न्यूटन का एक वेक्टर है, ठीक है। और इसका एंगल मैं 50 बता रहा हूँ, लेकिन कहाँ से बता रहा हूँ ये आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है। अब आपने निकालना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, फाइंड। तो आपका टास्क है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट along with its direction, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग ने सॉल्व करना है, बिस्मिल्लाह कीजिए। चले, मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं। आर एक्स की वैल्यू जो आनी चाहिए दैट इज 19.0, आर वाई की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट इज -3.8, आर की जो वैल्यू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है दैट इज 19.4, और थीटा जो आना चाहिए दैट इज 11.3। अच्छा, अगर आपका ये आंसर नहीं आता कोई मसला नहीं, अभी हम ट्राई कर लेते हैं साथ में, ठीक है ना। सबसे पहले काम क्या किया था, रिजॉल्व किया था उन वेक्टर्स को जो कि अलोंग दी एक्सिस नहीं चल रहे थे, तो वो था आपके पास 40 और 30 न्यूटन वाला, ठीक है। तो देखो मैं इनको रिजॉल्व कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास अ, मैं इसको उठा करके यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने कहा एक कंपोनेंट इसका 80 न्यूटन वाले का वर्टिकल कंपोनेंट था, ठीक है। और सिमिलरली इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट था, एक ही साथ लाइन खींच ली जाए। अच्छा, और इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे रिस्पेक्टिवली अलग अलग डायरेक्शन में, इसको भी बता दें। मैंने कहा ये इसका छोटा सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था 30 न्यूटन वाले का, एंड 40 न्यूटन वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को चाहिए था आपके पास, ठीक है। इनकी डायरेक्शंस पे गौर करना है, डायरेक्शंस में क्या लिख रहा हूँ कि क्या बना रहा हूँ डायरेक्शंस का। 40 न्यूटन वाले का हॉरिजॉन्टल लेफ्ट हैंड साइड पे था, वर्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में था। अच्छा, 30 न्यूटन वाले का वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अगेन आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। रिजॉल्व हो गए कंपोनेंट्स इजीली। अब इनका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। बेटा 40 न्यूटन वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। 40 न्यूटन वाले का अब एंगल अगर देखो तो वर्टिकल से गिवन था।
अगर कंफ्यूजन हो तो तुम अपनी आसानी के लिए भी कर सकते थे, सर इसको 90 में से माइनस करूंगा 40 और फिर वैसी कन्वेंशनली सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि आदत क्यों ही बना रहे हो, समझ लो एक ही दफा, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एंगल 40 गिवन है, तो एंगल के साथ वाला कॉम्पोनेंट कोसाइन होता है, सामने वाला साइन होता है, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इस दफा साइन हो रहा है, तो मैं खास तौर पे इस वजह से इसको 40 साइन 50, ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो गया। वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो जाएगा 40 साइन, सॉरी कोसाइन, कोसाइन 50। ठीक है। अब 30 न्यूटन वाले को रिसॉल्व करोगे तो यहाँ पे एंगल तो आपके पास हॉरिजॉन्टल से ही था, तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट साइन कॉम्पोनेंट है, ये हो जाएगा आपके पास 30 का साइन 80, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कोसाइन कॉम्पोनेंट होगा 30 कॉस 80। ठीक है, वेक्टर्स रिजॉल्व हो गए। ठीक है, अब आर एक्स और आर वाई के ऊपर बात करते हैं। मैंने कहा पहले मैं आर एक्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ, पॉजिटिव से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर उसमें से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। आर एक्स मतलब एक्स एक्सिस में लगने वाली जो फोर्सेस हैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से फोर्ट, ये 50 वाली है, ये नेगेटिव एक्स में है और ये नेगेटिव एक्स में। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 50 माइनस जो दोनों नेगेटिव में थी उनको एक साथ लिख दिया, 30 कॉस 80 प्लस 40 साइन 50। बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट वैल्यू आर एक्सिस पे जो आ रही है वो मैं कैलकुलेट अभी आपके साथ करके रख लिया था, दैट इज 19.0। सिमिलरली आर वाई को देखो तो वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस को मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक ये है पॉजिटिव वाई में 40 कॉस 50, वर्टिकल वाई में वर्टिकल पॉजिटिव में एक्ट कर रही है और वर्टिकल नेगेटिव में 30 साइन 80 एक्ट कर रही है। तो आप इनके मैग्नीट्यूड्स किस तरह निकाल रहे हो, आपने कहा पॉजिटिव से स्टार्ट करने की आदत रखो, 40 cos 50, एंड इसको अपोज कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज 30 sin 80। ठीक है, अब इसका जो रिजल्टेंट आपने निकाला मेरे साथ, दैट वाज -3.8 न्यूटन्स। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर इसका पाइथागोरस थ्योरम से 19.0 का स्क्वायर प्लस -3.8 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट किया आपने, इसको सॉल्व करोगे, शो नहीं हो रहा। अच्छा, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, तो मैं तो स्पीड में बोले चले जा रहा हूँ और ये शो नहीं हो रहा। यार ये तो बदतमीजी हो गई। लेट्स रिज्यूम फ्रॉम हियर। मैं बर्क रफ्तारी के साथ बोले चले जा रहा था, मुझे आइडिया नहीं था स्क्रीन स्टक हो चुकी हुई है, तो मैं एक दफा लिख लेता हूँ मैंने क्या किया था। देखो कंपोनेंट शायद आप लोग मेरे साथ देख चुके थे, मैंने कंपोनेंट्स किस तरह ब्रेक किए थे। ठीक है, मैंने कहा था आर एक्स को सॉल्व कर रहा हूँ, आर एक्स पे 50 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, 40 साइन 50 30 कॉस 80 ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। तो मैंने रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या किया, 50 माइनस इन दोनों को ऐड करके एज एन दोनों जो ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको एक साथ लिखा मैंने। ठीक है, यहां से मेरे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आई 19.0। वर्टिकल को मैं सॉल्व करूंगा तो वर्टिकल मेरे पास वर्टिकल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर 40 cos 50 एक्ट कर रहा था, एंड मेरे पास जो नेगेटिव एक्सिस था उसके ऊपर 30 साइन 80 एक्ट कर रहा था। बेटा मैंने इनको सॉल्व किया ना तो मेरे पास आंसर आया -3.8 न्यूटन। इनका जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाला तो रिजल्टेंट वेक्टर जो भी होगा इन तीन वेक्टर्स का, उसका मेरे पास रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ रहा था 19.4 न्यूटन का एक वेक्टर होगा आपके पास। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन का भी मुझे अंदाजा लगाना था, तो मैंने कहा डायरेक्शन भी साथ ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्शन आप किस तरह सॉल्व करते हो, डायरेक्शन के लिए आप लगा रहे थे टेन थीटा। ठीक है, आप कहते थे टेन थीटा पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स। ठीक है, तो थीटा इनवर्स करना था क्योंकि एंगल निकालना है, सॉरी टेन इनवर्स
3.8 पॉजिटिव में लिखा मैंने और डिवाइडेड बाय 19.0। बेटा यहां से एंगल की वैल्यू हमारे पास 11.3 आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई। नाउ द पॉइंट इज कि सर ये कौन से क्वाड्रेंट पे, अब इसमें भी एक्सपर्ट हो चुके हुए होगे तुम लोग। देखो आपके पास एक्स एक्सेस, एक्स एक्स सॉरी रिजल्टेंट में जो एक्स वैल्यू है इट इज 19, ठीक है, पॉजिटिव के अंदर। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट आपके पास पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर जा रहा है, एंड आपके पास जो वाई एक्सिस था वो 3.8 समथिंग, तो मतलब कुछ यूं था। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो रिजल्टेंट मेरे पास वेक्टर बन रहा है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में कहीं बन रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो बेटा रिजल्टेंट मेरे पास 11.3 का एंगल 19.4 का मैग्नीट्यूड, कुछ ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास बन रहा है। मैंने ज्यादा इसको लार्ज बना दिया एज कम्पेयर टू दी अदर फोर्सेज जो मैंने ड्रॉ किए, तो ये इसका कुछ रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। मैंने कहा 19.4 इसका मैग्नीट्यूड है और इसका जो एंगल है दैट इज 11.3 नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स के ऊपर। सो दिस इज हाउ हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया था। अब मुझे बताइएगा क्लियर हुई ये चीज आपको? आई होप क्लियर हो गई होगी। लेकिन हमने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये जो टॉपिक है ना वेक्टर्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप खुद बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कर लेते डिफरेंट सिचुएशंस, अभी तो और भी बहुत सारी सिचुएशंस है जिसके अंदर हमने समझनी है, तो स्टार्ट ही किया हम लोगों ने सिर्फ। तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक इसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप नहीं आने वाली है। इसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ऑन ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं एक प्रॉपर एक न्यू वर्कशीट जो है वो फॉर्म करके आप लोगों को सेंड करूंगा, तो इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जब तक इसमें कॉन्फिडेंस स्लाइटली अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाने वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको